जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी पेडोलॉजी का आज दूसरा क्लास है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो चुकी है। आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वो 1 दिसंबर को कंडक्ट होगी भैया। और इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है भैया। इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री जो है क्यों विकसित की जाती है। भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, पढ़ने में रुचि जागने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, या पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो बिल्कुल भैया, इस प्रश्न का अगर हम राइट जवाब की बात करेंगे तो बच्चों में पठन के बिल्कुल बच्चों की अतिरिक्त पठन सामग्री भाषा ज्ञान को बढ़ाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। बिल्कुल भैया, यहाँ पे पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। पठन सामग्री में सभी, देखिए दोस्तों, अब पठन सामग्री जो होता है इसमें क्या आता है कि पठन सामग्री में सभी दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक साधनों को जो है शामिल किया जाता है। पाठ पुस्तक के अतिरिक्त इन सामग्रियों को शामिल किया जाता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया जो है वो अधिक प्रभावी बन सके। ठीक है, इन सामग्रियों का प्रयोग मुख्य रूप से शिक्षण में पठन में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में जो है वृद्धि करने के लिए जो है इसका यूज जो है किया जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा भी तकनीकी माध्यम के द्वारा दी जाने लगी है और ऐसे में शिक्षण सामग्रियां बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं और आकर्षक पठन सामग्री में पठन रुचि को समृद्ध करती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आकर्षक पठन सामग्री रहेगी तो उसमें बच्चे के जो है पढ़ने में रुचि जो है वो जागृत होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे हम अगर बात करें तो इन सामग्रियों का प्रयोग मुख्य रूप से शिक्षण में पठन के में रुचि जागने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो है अतिरिक्त पठन सामग्री के अतिरिक्त जो है चीज़ों का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया जाता है। तो ये रहा प्रश्न आपका दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों, देखिए, पठन सामग्री क्या होती है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो पठन सामग्री में सभी दृश्य, श्रव्य सामग्रियां इत्यादि चीज़ जो है शामिल होती है और इसका उपयोग जो होता है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में जो है वृद्धि करने के उद्देश्य से इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है भैया, चलें हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनीय अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी जो है वो मानते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है या कोई बच्ची है वो पढ़ते समय वर्तनी की अशुद्धियां जो है करती है। ठीक है, तो नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। तो अंक नहीं काटना है भैया, बच्चे को साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बच्चे को डराना धमकाना नहीं है। ठीक है, अगर आप बच्चे को डरा धमका रहे हैं तो पॉजिटिव यहाँ पे पूछा गया है और पॉजिटिव में ही आपको जवाब देना है। तो ये निगेटिव है तो इसको आप पहले गलत काट दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे बच रहे हैं कि नंदनी को समझाना कि वर्तनी शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। समझाने से अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंदनी को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे वह स्वयं उसमें सुधार कर सके। बिल्कुल, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी के लेखन संबंधी अशुद्धियों के उपचार हेतु शिक्षक को नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह उसमें स्वयं में सुधार कर सके। बिल्कुल भैया, नंदनी को ऐसे मौके दें या ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वह उसमें स्वयं में सुधार कर सके। सबसे पहले आप जानिए कि वर्तनी जो है ये होता क्या है। वर्तनी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम में उच्चारित किया जाता है, लिखने में भी उसी क्रम में विन्यस्त करने का जो नाम है या वर्ड है वही क्या है, विन्यास है। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां जो हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लेखन में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षक के द्वारा उन्हें कौन से और कार्य जो है कराए जा सकते हैं उसको भी आप देख लीजिए कि बिल्कुल व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर या प्रोत्साहन दिए जाए। समूह में कार्य करने से एक दूसरे के कार्यों को
राय लेने देने में और प्रश्न करने की पूरी स्वतंत्रता हो, अपने प्रवेश समय और समाज से संबंधित रचनाओं को पढ़ने, लिखने और उन पर चर्चा करने के अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी लेखन की वर्तनी में निपुणता आएगी। तो ये सभी कार्य जो है शिक्षकों के द्वारा जो है कराए जा सकते हैं बच्चों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर भैया हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे भाषा, सबसे पहले आप जानिए कि भाषा क्या होती है। भाषा जो है वो क्या होती है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनियाँ जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए करता है, वह भाषा कहलाती है। भाषा एक तरीके का औजार होता है, बिल्कुल एक औजार होता है जिसका उपयोग मनुष्य जीवन से जुड़ने के लिए तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए इसका उपयोग जो है वो करता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं इससे यही स्पष्ट निकलता है यहाँ पे कि हम भी सफल होंगे। इस वाक्य का मतलब यही है कि मनुष्य जिंदगी से जुड़ने के तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए प्रयोग करता है, और शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां जो है समझाना चाहती है। तो इसलिए ऐसे इसमें भी वर्ड का जो है उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि बच्चों को भाषा की बारीकी सिखाना, नियमबद्ध प्रकृति की पहचान कर सके और उसका विश्लेषण करने के योग्य जो है उनको बनाना। भाषा शब्द और वाक्य को प्रोक्त स्तर पर नियमों से बंधी होती है, अतः इसकी बारीकियां नियमों को पहचानना तथा विश्लेषण करने पर बच्चों में उच्च स्तर की भाषाई कौशल का जो है विस्तार होता है, ठीक है। तो जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय यही है कि जो शिक्षिका है बच्चों को भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है, ठीक है। चलिए आगे चले, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और बिल्कुल भैया अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में और आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। बिल्कुल सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे मुहावरा जो है वो क्या होता है, फिर उसके बाद लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे, फिर इस प्रश्न के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से बिल्कुल यहाँ पे मुहावरे क्या होते हैं कि मुख्य रूप से यह अरबी भाषा है। मुहावरा क्या होता है, एक प्रकार के अरबी भाषा जो है वो होती है, अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है आदि होना या किसी का अभ्यस्त होना। आदि होना जिसका अर्थ होता है आदि होना या किसी का क्या होना, अभ्यस्त होना, इसका अर्थ होता है। वही अगर हम लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, लोकोक्तियाँ एक तरीके से क्या होती हैं, कहावत होता है। क्या होता है, ये कहावत होता है। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, कहावत होती हैं, और वह प्रचलित कथन जो लोक अनुभव पर आधारित होता है। ऐसा कथन जो लोगों के अनुभव पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। मुहावरे, बिल्कुल अब इस प्रश्न को हम समझते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उसका प्रयोग करना, इसका प्रयोग समय तथा परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बदलता रहता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों का जितना प्रयोग छात्र करेंगे उतना ही उनका शिक्षण जो है, बिल्कुल जितना ज़्यादा उनका शिक्षण जो है उतना ज़्यादा ही क्या होगा, प्रभावी होगा। बिल्कुल भैया उनका शिक्षण जो है उतना ज़्यादा प्रभावी होगा, और उनका भाषा शिक्षण भी क्या होगा, उन्नत होगा। मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ समझना उनके भाषा शिक्षण का जो है वो आरंभ है, और वाक्य में प्रयोग करना अगला चरण होता है जो उनकी भाषा को और अधिक क्या करता है, समृद्ध बनाता है। तो बिल्कुल संदर्भानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका क्या करना, प्रयोग करना, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए भैया हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को जो है उसको यहाँ पे देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। विविध प्रकार का साहित्य, प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदीतर भाषी साहित्यकार, अभ्यास प्रश्नों की संख्या।
तो बिल्कुल हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण औजार होती है। अगर हम कहें तो भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होती है, औजार होती है। कौन? पाठ्य पुस्तकें। ठीक है भैया। और हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उन रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों। ऐसी यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को यहाँ पे महत्व दिया जाना चाहिए या स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हो, बच्चा जिस प्रवेश से आ रहा है। ठीक है। और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, अर्थात प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्य रूप जो है वो शामिल होना अनिवार्य होता है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न विधाओं के पढ़ने के अवसर मिलने पर, जब विभिन्न विधाओं का अवसर मिलता है तो उससे होता क्या भैया, उच्च प्राथमिक स्तर भाषा के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि विविध प्रकार का साहित्य उसमें हो। अब इन विभिन्न प्रकार के साहित्य को पढ़ने से होता क्या है कि बच्चे के लिखी या छपी सामग्री को पढ़ और समझ पाएंगे। बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग में क्या हो पाएंगे, निपुण हो पाएंगे या सफल हो सकेंगे। बच्चों को हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराया जा सकता है। बच्चे पाठ को आसपास के प्रवेश से जोड़कर उसको समझ पाएंगे और बच्चे भाषा के द्वारा अपने प्रवेश एवं अनुभव को जो है समझ सकेंगे। बच्चों में भाषा की समझ तथा सहज अभिव्यक्ति का भी विकास हो सकेगा। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चों के लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके और उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जो है जानकारी देना। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि विविध साहित्य विधाओं से बच्चों को परिचित करा के उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न संदर्भों को भाषा प्रयोग में क्या करना, सफल बनाना। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चुने गए पाठ जैसे कविता या कहानी शामिल करने का मेन उद्देश्य यही होता है। ठीक है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण औजार हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से न सिर्फ बच्चों का भाषा विकास होता है बल्कि भाषा एवं सामाजिक विमर्शों को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चुने गए पाठ है जैसे कहानियाँ, कविताएं, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को सामाजिक तथ्यों से अवगत कराया जा सके, बच्चों को समाज के नियमों, रीति रिवाजों और धारणाओं से परिचित कराती है, बच्चों को समाज, संस्कृति और आसपास के लोगों से जोड़ती है। बिल्कुल भैया, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो इसका राइट जवाब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलें हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं या बच्चे क्यों नहीं सीखते। तो सतत आकलन जो है उसका मतलब क्या होता है भैया? सतत आकलन या हम बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आकलन को सीबीएसई द्वारा जो है 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है मूल्यांकन की एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में जो है इसको पेश किया गया था और यह बच्चे के सर्वांगीण विकास अर्थात विकास के शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पहलुओं से क्या होती है? संबंधित होती है। सतत आकलन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह जानना कि बच्चे कैसे सीखते हैं अर्थात क्रमिक विकास का जो अवलोकन करने पर जो है वो बल देना। तो बच्चे जो है कैसे सीखते हैं इस पे बल देना ताकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में सफल हो सके तथा अपने विचारों या मनोभावों को प्रकट कर सके। सतत आकलन के कुछ अन्य उद्देश्य हैं भैया, उसको भी आप जान लीजिए। क्या अन्य उद्देश्य है? कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार करना, मूल्यांकन को शिक्षण का अभिन्न अंग जो है बनाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का क्या करना, निरंतर अवलोकन करते रहना, विद्यार्थियों के शिक्षण संबंधित त्रुटियों का सही अवलोकन करना और त्रुटियां अगर हो जाती हैं तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा त्रुटियों को दूर करने का प्रयास जो है वो करना। ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने भैया कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि या सूत्र विधि। तो यहाँ पे मध्यस्थ नहीं रखा जाता मतलब
कि मातृभाषा का किसी प्रकार का कोई उपयोग जो है वो नहीं होता है। तो बिल्कुल किसमें होता है? प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि होती क्या है कि प्रत्यक्ष विधि को सगम या सुगम विधि या प्राकृतिक विधि या निर्वाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पे लिख दिया कि निर्वाध विधि, निर्वाध विधि, तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि। और सुगम विधि भी क्या होती है आपकी? प्रत्यक्ष विधि को ही सुगम विधि के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ठीक है भैया। आगे क्या है कि और इस विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा जो है सिखाई जाती है। इसमें मातृभाषा का यूज जो है वो नहीं किया जाता। बिना मातृभाषा का उपयोग किए ही उसे अन्य भाषा जो है या अन्य लैंग्वेज जो है वो उस बच्चे को क्या की जाती है? अन्य लैंग्वेज जो है उसको यहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है भैया, सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास के द्वारा जो है सीधे नई भाषा को सिखाई जाती है। और इस विधि में सुनने व बोलने पर जो है अधिक बल जो है वो दिया जाता है। और इस विधि में बालक को बिना व्याकरण, बिल्कुल भैया, इस विधि में व्याकरण की भी जानकारी बच्चे को नहीं दी जाती है। व्याकरण की जानकारी भी बच्चे को क्या है? नहीं दी जाती है। सीधे सीधे उसको जो है नई भाषा को यहाँ पे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यासों के द्वारा उसको नई भाषा जो है सिखा दी जाती है। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का जो है प्रयोग किया जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री का जो है प्रत्यक्ष विधि में ज़्यादा उपयोग जो है वो किया जाता है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्राकृतिक को पहचाना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। बिल्कुल भैया, अब इसमें से कंठस्थ शब्द आ जाए, रटना आ जाए तो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर खोजिएगा इसमें से। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। बिल्कुल, सबसे पहले आप जान लीजिए कि भाषा है क्या? भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनियाँ जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है, वही क्या होती है? भाषा होती है। भाषा एक तरीके की, अगर हम माने तो भाषा एक तरीके से क्या होता है? औजार होता है। बिल्कुल, क्या होता है? भाषा एक तरीके का औजार होता है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने के लिए और जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए, अनुभव जो है साझा करने के लिए इसका उपयोग जो है वो करता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करने योग्य बनाना और भाषा शब्द वाक्य और प्रयुक्त के स्तर पर नियमों से बंधी हुई होती है। और इन नियमों की पहचान तथा विश्लेषण करना बच्चों में उच्च स्तर के भाषाई कौशल को क्या करता है? विस्तार देता है। हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो उच्च स्तर पर भाषा शिक्षण के अन्य उद्देश्य कुछ हैं, उसको भी आप जान लीजिए भैया कि अन्य उद्देश्य क्या हैं। कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की क्या करना? जानकारी प्रदान करना, विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। चले आगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। भाषा शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का क्या होता है? भाषा शिक्षक जो होता है एक प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया का भैया क्या होता है? अभिन्न अंग होता है या अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है, यह कहें कि महत्वपूर्ण जो है वो अंग है। कक्षा में भाषा वातावरण अर्थात समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने के लिए भाषा शिक्षक को स्वयं अपने भाषा प्रयोग की क्षमता को अब बढ़ाना चाहिए। स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं भाषा प्रयोग या वाचन प्रस्तुत करना आदर्श वाचन को संदर्भित करता है या प्रस्तुत करता है। वहीं हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग जो है सिखाना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, भाषा को बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना सबसे महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है इसमें से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।